और चलिए अब बात करते हैं न्यूज रूम में आज के विषय की। आज का विषय है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का। 84 साल के बाद पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इससे पहले 1940 में आज़ादी की लड़ाई के दौरान बैठक हुई थी और उस बैठक में तमाम आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ किस तरह से संघर्ष को और मजबूत किया जाए रणनीतियां बनी थी। बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सदाकत आश्रम में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जुटे। सदाकत आश्रम वही जो आज़ादी की लड़ाई में बिहार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था, जहां पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर बैठते थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किस तरह से आगे और बढ़ाया जाए, सत्याग्रह जो गांधी का अपना अस्त्र था, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों को कैसे भारत की आज़ादी के लिए मजबूर किया जाए, वो बैठकों का दौर चल रहा था और रणनीतियां बनाई जा रही थी। उसी में आज एक बार फिर से वो जुटे। अब कांग्रेस अपने सर्वाइवल की जद्दोजहद में है। अब सवाल है कि क्या इस बैठक में बिहार की राजनीति बदलेगी? क्या कांग्रेस फिर से अपनी खोई जमीन तलाश कर पाएगी? क्या पटना से कांग्रेस के पुनरुत्थान की कहानी लिखी जाएगी? आज हम इसी सवाल का जवाब आपसे लेंगे। इसके लिए हम बात करेंगे आज अपने राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे से और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रीतम भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बख्तियारपुर तिलैया रेल मार्ग का होगा दोहरीकरण। मोदी कैबिनेट ने बिहार को दी बड़ी सौगात। साहेबगंज बेतिया के बीच 4 लेन सड़क निर्माण कार्य को भी मंजूरी। बिहार में आत्मनिर्भर बनने के लिए कांग्रेस का CWC प्लान। चुनाव में वोट चोर गद्दी छोड़ होगा नारा। आरक्षण की सीमा 65% करने सहित कुल 3 प्रस्ताव पास। चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। जिलों के अध्यक्ष और सदस्य बैठक में होंगे शामिल। 2 दिनों तक उम्मीदवारों के चयन और महागठबंधन को पटकनी देने पर मंथन। अब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा रोहतास और कैमूर। सीएम नीतीश आज 2000 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। लोगों में हर्ष का माहौल। गुमला के बिशुनपुर में सुरक्षा बलों और जेजेएमपी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। मारे गए 3 नक्सली। 5 लाख का इनामी नक्सली छोटू ढेर। 3 हथियार बरामद। और विशाखापट्टनम में फंसे बोकारो के 13 मजदूर पहुंचे रांची। मंत्री योगेंद्र प्रसाद की पहल लाई रंग। फैक्ट्री में किया जा रहा था प्रताड़ित। प्रबंधन ने फोन छीना। तो आज सदाकत आश्रम में 84 साल के बाद CWC की बैठक हुई और यह बैठक उस समय जब बिहार में विधानसभा चुनाव का अब से कुछ दिनों के बाद घोषणा होने वाला है चुनाव आयोग के द्वारा। और अब कांग्रेस इस बैठक के जरिए यह जताने की कोशिश कर रही है कि 1990 के बाद से जो कांग्रेस का ह्रास होते जा रहा है और खास करके 2005 के बाद से 2020 तक जितने भी चुनाव हुए उसमें कांग्रेस डबल फिगर में नहीं पहुंच पाई है। वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 10% तक नहीं पहुंच पाई है, 9.5% के आसपास ही रही है। तो अब कांग्रेस अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश में जुटी हुई है, उस जद्दोजहद में जुटी हुई है और इसी को लेकर रणनीतियां बन रही हैं। ये कांग्रेस इसके साथ ही ये भी तय करना चाह रही है कि यहां पर महागठबंधन में है तो महागठबंधन में अब वो किंग मेकर की भूमिका में रहे, वो सिर्फ और सिर्फ एक सहयोगी की भूमिका में न हो। सीटें भी बढ़ाने की मांग जो हो रही है उसके लिए एक दबाव की राजनीति के तौर पर भी इस बैठक को देखा जा रहा है। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आए। 50 से ज्यादा इस विस्तारित CWC की बैठक में शामिल हुए और बैठक के बाद इन लोगों ने प्रस्ताव भी पारित किया। प्रस्ताव था वोट चोरी
का जो पूरा मामला है उसको और उसमें तेजी लाने का। जो बिहार में 1300 किलोमीटर की यात्रा हुई राहुल और तेजस्वी की और दूसरे जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनके साथ, और इस यात्रा में जो समर्थन मिला था उससे कांग्रेस काफी उत्साहित है और इसी के जरिए कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव को साधना चाह रही है। और इसके साथ ही जो उसका वोट बैंक पहले हुआ करता था 90 के दशक तक या 90 के दशक के पहले तक, दलित वोटर्स थे, पिछड़े वोटर्स थे, अगर अगड़ों की बात करें तो ब्राह्मण वोटर्स उनके पास थे, अल्पसंख्यक थे, वो सारे अब छिटक गए हैं और वो अब कुछ भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कुछ जेडीयू में चले गए हैं, कुछ आरजेडी में चले गए हैं। अब उनको अपने पाले में खींचने की एक कवायद ये हो रही है और उसी कवायद के बीच में कांग्रेस आज सीडब्ल्यूसी की बैठक का आयोजन पटना के सदाकत आश्रम में किया। अब इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी वेणुगोपाल ने बताया किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई और किन मुद्दों पर जोर दिया गया है। जरा सुनिए केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा। Discussion on this resolution moved by Jairam ji on overall political situation in the country, and the resolution moved by our PCC President Rajesh Ram about the specific situation in Bihar ahead of the upcoming assembly elections. I would like to mention about the issue which had been thoroughly discussed in the CWC. Number one is, I already told, organization structuring program. Number two, the vote chori program. Honorable Congress President and Rahul Gandhi congratulate the entire Bihar leaders for having a massive voter adhikar yatra these days. This yatra has created a very big buzz all over the country. Wherever you are going in our country, the people are now asking about vote chor, gaddi chor, nara. तो अब ये सीडब्ल्यूसी जो आज हुई, उस सीडब्ल्यूसी से कितना इंपैक्ट पड़ा है बिहार में कांग्रेस को लेकर और बिहार में महागठबंधन पर इसका क्या प्रेशर पड़ा है, आज इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुनील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील पांडे जी। सबसे पहले ये 84 साल बाद कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई पटना में सदाकत आश्रम में, उस बैठक के जरिए क्या देखने को मिला, क्या आप समझे, क्या कांग्रेस की आत्मविश्वास इसमें दिखाई दे रहा है या फिर एक मजबूरी, और इसके जरिए क्या कांग्रेस अपनी खोई जमीन को वापस पाने में सक्षम दिखाई दे पाएगी? देखिए आनंद, ये कांग्रेस के तरफ से शुभ संकेत है बिहार के लिए भी और बड़े कैनवास पर आप देखेंगे तो देश के लिए। कांग्रेस अभी तक प्राय थी बिहार में, बेशक पिछली बार इनका रिवाइवल हुआ, 19 सीटें 19 विधायक इनके विधानसभा पहुंचे भी, लेकिन वो आरजेडी के वैसाखी के सहारे वो यहाँ तक की यात्रा तय की है। 1990 के बाद लगातार जो कांग्रेस में गिरावट हुई, ये चिंता का विषय था पार्टी के लिए भी और एक मजबूत विपक्ष होने के नाते भारतीय राजनीति के लिए भी। अब सुखद संकेत ये है कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव को बहुत ही सीरियसली ले रही है और यह बात बताने के लिए लगातार पार्टी की ओर से बिहार में कैंप किया जा रहा है। और खास करके राहुल गांधी जो पिछले महीने 16 दिनों तक बिहार में यात्रा किया उन्होंने, वोटर अधिकार यात्रा, उसका गजब का असर पड़ा है ग्राउंड जीरो पर, या जहां जमीनी हकीकत से या जमीन पर से कांग्रेस दूर हो गई थी, एक बार पुनः वापस हुई है और जनमानस के बीच एक मैसेज जरूर गया है कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव को सीरियसली ले रही है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण ये देखने को मिला कि यहाँ के जो प्रभारी हैं वो लगातार पट्टा में रह रहे हैं, कैंप कर रहे हैं और उन तमाम छोटे छोटे इशू को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हर दिन हर इलाके के लोगों से मिल रहे हैं और
बहुत ही खुशनुमा माहौल बनाते हुए इस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जमीन पर किस काम की जरूरत है और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि सदाकत आश्रम में इस बार CWC की बैठक कांग्रेस में बिहार के पुनर्जन्म का एक संकेत है और इसके बहाने एक जो सक्रियता दिखी राष्ट्रीय स्तर के तमाम कांग्रेस के नेताओं को, वो यहाँ के सूबे के प्रदेश के नेताओं के लिए एक कोरामिन डोज की तरह काम करेगा, संजीवनी की तरह काम करेगा और उससे उत्साहित होकर आने वाले एक दो सप्ताह में आरजेडी पर प्रेशर बनाने में कामयाब हो गए। जिस तरह से आरजेडी के तरफ से इन लोगों को रुख दिख रहा था कि आरजेडी बहुत ठीक है। औने पौने दाम में तोलना चाहती थी कांग्रेस को, लेकिन अब ऐसा मौका आरजेडी के हाथ में अब जाने वाला नहीं है। मजबूती से कांग्रेस अब पेश आ रही है अपने महागठबंधन में अपनी उपस्थिति को लेकर। ठीक है, अब हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड राजीव रंजन भी जुड़े हुए हैं। अब आज कांग्रेस की जो बैठक हुई और इसकी तैयारी पिछले काफ़ी समय से की जा रही थी और काफ़ी उम्मीद भी थी। राजीव जी, जरा ये बताइए कि क्या कांग्रेस ने पाया इस बैठक के जरिए? जी देखिए, एक बैठक और आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में CWC की बैठक, इससे बहुत कुछ पाया है। जो कल तक कांग्रेस राजद की बी टीम कही जाती थी और हाल के दिनों में जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार में कैंपेन किया, बिहार में अगली सीट पर बैठने की कोशिश की, और आज जब वो CWC की बैठक हुई और उसमें जो बातें छन करके आ रही हैं, कल तक था कि 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, पिछला जो उनको 70 मिला था उतने सीटों पर, लेकिन जो मंथन हुआ है 78 सीट का हुआ है कि 78 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी और वो सीट तय करेगी कांग्रेस कि हमको कहाँ कहाँ लड़ना है। पिछली बार क्या था कि 70 सीट तो मिले थे कांग्रेस को, लेकिन उसमें 28 सीट ऐसी थी जिस पर माने महागठबंधन के नेताओं की हमेशा से जमानत जब्त ही होती रही है, वो सीट कांग्रेस के मत्थे डाल दिया गया था। लेकिन इस बार कांग्रेस उस स्थिति में है कि वो सीट का सिलेक्शन करे और सीट पर जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन करे और अपने सहयोगी दलों के साथ मिल बैठ करके उस सीट को पाने में आगे रहे। इसको लेकर के ये का बैठक काफ़ी अहम रहा। दूसरी बैठक का बहुत सारे मायने हैं। देखिए क्या है कि अब क्या है कि कांग्रेस इस चीज़ को जताने में लग गई है कि अगर बिहार में हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे इस बार, तो फिर अगले बार हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं है। तो वैसी स्थिति में कहा जा सकता है कि एक तरह से ये CWC की बैठक काफ़ी अहम है। और कहा ये अपने आप में एक अलग बात है कि CWC की बैठक के बहाने कांग्रेस यहाँ बिहार में चुनाव जो होना है उसको लेकर के तैयारियों का जायजा भी ले रही है। क्योंकि अब क्या है कि CWC की बैठक में एक और भी निर्णय हुआ है कि यहाँ जो 170 नेता जो पूरे देश से आए हैं कांग्रेस के CWC के मेंबर, उनमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे विधानसभा का प्रभार दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस जो स्ट्रेटजी तय कर रही है अब, जो भाजपा किया करती थी कि हर विधानसभा का स्क्रीनिंग तो करके बैठी थी, लेकिन हर विधानसभा में बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए एक केंद्रीय टीम के सदस्य को भेजा करती थी और भेजती रही है। वो अब कांग्रेस शुरू कर दिया है उसने। और ये कैंपेन कहीं ना कहीं से बिहार के चुनाव में कांग्रेस को अगली सीट पर यानी कि बी टीम नहीं होकर के ए टीम के रूप में काम करेगी। क्योंकि एक चीज और हो गया है कि ठीक है तेजस्वी यादव का नाम घोषणा नहीं कर रही है, लेकिन एक तो ना तो बात तय हो गया कि कांग्रेस ही तय करेगी कि सीएम कौन होगा। अनाउंसमेंट कांग्रेस को करना है। तेजस्वी ने तो पहले से कर रखा है, लेकिन अब ये बात तय हो जाएगी कि अब तेजस्वी अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं हो सकते हैं, मैंने सीएम नहीं बन सकते हैं। कांग्रेस जब तय करेगी तब सीएम चेहरा उनका सामने आएगा, नहीं तो अभी यही स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, तो अब ये इस बैठक के जरिए ये भी संदेश देने की कोशिश की गई। अब सुनील जी, अब सवाल एक ये भी है कि क्या उस स्थिति में कांग्रेस आएगी? क्योंकि उस स्थिति में कांग्रेस को आने के लिए अपना वोट परसेंटेज भी बढ़ाना होगा। 1985 में कांग्रेस 169 सीट लड़ी, जीती और उसके बाद करीब 39 कुछ प्रतिशत, मान लीजिए करीब 40% वोट उसको मिला। लेकिन वहां से डाउनफॉल शुरू हुआ और ये डाउनफॉल होते होते 2000 के बाद तो ये लोग सीटों को लेकर भी और वोट परसेंटेज को लेकर भी जूझते रहे। तो क्या उस स्थिति में कांग्रेस दिखाई देगी?
प्रेशर बनाने में कामयाब हो गया आरजेडी पर? देखिए आनंद, ये बात बिल्कुल सत्य है कि लगातार गिरावट कांग्रेस में आई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी किसी जमाने में इन्हीं का बोलबाला था, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ इनका जो कंधा से कंधा मिला के सरकार बनाने की लोभ लालच में ये पड़े, आज स्थिति ये पहुंच गई थी पिछले चुनाव तक कि हर बूथ पर इनके अपने कैंडिडेट नहीं थे जो चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर सकें। हर पार्टी अपना एक बूथ वहाँ मैनेजर तय करती है, बूथ एजेंट जिसको कहते हैं, बूथ एजेंट तक नहीं था। लेकिन अब यह बात इन लोगों के दिमाग में आ गई है कि देश को या बिहार को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है और यहाँ कांग्रेस लूज कुछ नहीं करने जा रही। इनसे कोई आशा किसी को नहीं थी। ये राहुल के यात्रा से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक आशानुकूल नज़रों से आम पब्लिक भी देख रही है। इनके जो बेसिक वोटर हैं, मुस्लिम हों, दलित हों या ब्राह्मण हों, आज भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज भी इनको धर्मनिरपेक्ष माना जा रहा है। आज भी ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी देश हित में काम करेगी, समाज के हित में काम करेगी। तो मैं मानता हूं कि सीडब्ल्यूसी की बैठक और लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का बिहार में आगमन, बिहार में कैंप करना एक संजीवनी का काम जरूर करेगी। और मैं मानता हूं कि जो एक बहुत लाइटली तरीके से एक क्षेत्रीय पार्टी बड़े भाई की भूमिका में बिहार में थी, मैं आरजेडी की बात कर रहा हूं, लालू प्रसाद ही सब तय करते थे, कैंडिडेट भी यही तय करते थे। आप पिछले प्रदेश अध्यक्ष की बात करेंगे कांग्रेस का, अखिलेश प्रसाद सिंह की बात, तो पूरी तरह से कांग्रेस गिरवी थी लालू जी के हाथ में। लेकिन जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना, वहीं से ये संकेत मिल गया कि कांग्रेस इस बार पूरे मूड में है, आर या पार। कांग्रेस कुछ नहीं लूज करने जा रही है। लेकिन इस दौर में कांग्रेस तो तेजस्वी और आरजेडी को चिढ़ाने का भी काम कर रही है। अब तेजस्वी लाइक नहीं करते हैं कन्हैया को, और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह बैठे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वालों में कन्हैया भी थे। तो ये भी तो कांग्रेस एक तरह से चिढ़ा रही है तेजस्वी को। आप इसको चिढ़ाने के शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं या कह सकते हैं कि मैं भी अब ताकत रखता हूं, मैं आपके बराबर के हिस्सेदार हूं, बराबर के प्लेटफॉर्म पर बैठ के आपसे बात होगी। ये न कि जो लालू जी कह दिए वही मैं मान लिया। मैं कहता हूं कि केवल सीट ही नहीं, ये कैंडिडेट भी तय करते थे कि कांग्रेस से कौन लड़ेगा। ये बहुत बुरी स्थिति थी कांग्रेस की। लेकिन जो साहस इन्होंने बटोरा है, जो भी स्ट्रैटेजिकली कांग्रेस ने बिहार में तैयारी की है, ये सम्मानजनक है। और मैं मानता हूं कि जो आप कह रहे थे कि वोट शेयर बढ़ना या रिवाइवल करना, तो संकेत वही है। मैं मानता हूं कि 2025 के चुनाव में यदि महागठबंधन के साथ नहीं भी जाते हैं तो अपनी एक उपस्थिति, दमदार उपस्थिति ये दर्ज करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। भले इनको सीट न मिले, पिछले बार की तरह इनको सीट नहीं मिले, लेकिन उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और 2030 की बात यदि मैं करूं तो यदि जिस गति से ये बढ़ रहे हैं, इस गति से सामने रहें तो एक मजबूत स्थिति इनकी बनेगी। क्योंकि एक देखिए इशारा और है, मैं उस बात की ओर संकेत कर रहा हूं कि यदि तेजस्वी को इस बार सफलता नहीं मिली तो आने वाला 5 साल इनके लिए बहुत मुश्किल का दौर होगा। लालू जी स्वास्थ्य को लेकर कमजोर होते जा रहे हैं, पारिवारिक नियंत्रण घटते जा रहा है। परिवार में कई उनका बड़ा भाई या बड़ी बहन या एक और बहन जो अभी बीच में चर्चा में थी, तो यदि ये शक्तियां यदि काम करने लगी और लालू जी कमजोर पड़े तो हो सकता है कि 5 साल के बाद आरजेडी की वो स्थिति नहीं रहे। या मैं उनके लिए बुरा नहीं सोच रहा हूं, लेकिन जो राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं, जो पारिवारिक संकेत मिल रहे हैं, वो राजद के कमजोर होने का संकेत है। पारिवारिक रूप से ये पार्टी कांग्रेस और राहुल भी यही सोच रहे हैं, सुनील पांडे बिल्कुल जी, सोच कि वो कमजोर हों, बिल्कुल तो ये बढ़े। बिल्कुल सोच रहे हैं। तब 2 ध्रुवीय यहाँ राजनीति रहेगी, जदयू का भी कोई भविष्य नहीं है आने वाले। तो क्या इसीलिए बिहार को चुना है कांग्रेस ने कि कांग्रेस अगर बिहार में मजबूत होने की जो स्थिति है उसमें बिहार उसको एक सेफ प्रदेश भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुश्किल है या फिर दूसरे जो हिंदी पट्टी वाले प्रदेश है वहां पर मुश्किल है और बिहार में उन्हें दिखाई दे रहा है। तो क्या अब कोई बिहार की राजनीतिक धारा या राजनीतिक दिशा में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या मिल सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, 2 चीज़ों को समझने की कोशिश करना है कि हिंदी पट्टी से ही देश की राजनीति तय होती है। यूपी में ये काफ़ी कमज़ोर हैं या वहाँ अखिलेश काफ़ी मजबूत हैं।
आप यह कह सकते हैं, महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीए की बात कर रहा हूँ। लेकिन जहां तक बिहार के राजनीति की बात है, तो जदयू अब नामो निशान मिट जाएगा इस चुनाव के बाद, इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि सेकेंड लाइन का वहीं कोई नेतृत्व नहीं है। नीतीश जी के बाद वहां कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो जाहिर है यहाँ दो पार्टी यदि सिस्टम बनती है तो आरजेडी के कमजोर होने पर कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ बढ़ेगा। कांग्रेस की स्वीकृति जनमानस में आरजेडी से ज्यादा है, मैं आज भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन तो इस आधार पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस हम्म। कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे उन्होंने उठाए या जो प्रस्ताव सीडब्ल्यूसी में आया, वो करीब करीब वही बात तेजस्वी भी कह रहे हैं, वही बात नीतीश जी भी कर रहे हैं, और नीतीश जी उन लोगों को उसका लाभ भी दे रहे हैं। ईबीसी की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, उनको तो उनके लिए तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जा रही हैं, और तेजस्वी भी वही कह रहे हैं। और यही दलित या पिछड़ा या अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ साधने के लिए आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं। 50% से ज्यादा तमिलनाडु का एग्जाम्पल वो दे रहे हैं। देखिए, केक एक ही है और उसी केक में सारी पार्टियों का बंटवारा होना है। सवर्ण मुट्ठी भर है। जाहिर है कि वोट का एक बहुत बड़ा शेयर पिछड़ों में है, अति पिछड़ों में है, मुस्लिमों में है। इसके अतिरिक्त तो कुछ बचा नहीं। तो सवर्ण को आप एक साइड आप कर भी दें तो 80 या 82% जो भी जनसंख्या का मतदाताओं की जो संख्या है उसके सभी शेयरदार यही लोग हैं। इन्हीं में बंटना है। अब इन्हें बंटने में कौन किससे ज्यादा इम्प्रेस होता है ये मायने रखेगा। आरजेडी का शासन यहाँ लोगों ने देखा, सुशासन हो कुशासन हो उस पर बहस नहीं है। नीतीश जी का कथित सुशासन भी लोगों ने देखा। तो अब तो बारी कांग्रेस की ही होनी चाहिए। यदि हम बीजेपी के एगेंस्ट बीजेपी वर्सेस यदि हम बात करें तो आरजेडी देख लिए, जदयू देख लिए, तो अब तो कांग्रेस की ही बारी है। तो यदि इस ओर यदि कांग्रेस सोचती है तो कोई बुरा नहीं है। और मैं मानता हूं कि इनके लिए प्ले ग्राउंड यदि इस चुनाव में तैयार हो जाता है तो बेहतर खेल का प्रदर्शन 2030 में तो श्योर आप देखेंगे। और यदि इसी सक्रियता के साथ कांग्रेस लगी रही, कन्हैया को नेतृत्व में आगे रखना होगा। जो उनमें उनको लोग सुनता है, उनकी बातों में तर्क होता है, वो कुतर्की हो या जो भी हो, लेकिन बात उनके लोग सुनते हैं। सुनने के बाद एक सम्मोहन बनता है, लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। तो इस चीज को लेकिन हम कन्हैया को इस डर से नहीं आगे बढ़ाएंगे कि तेजस्वी को बुरा लगेगा, बिहार छोड़ के दिल्ली उनको भेजना पड़ेगा, तब तो मुश्किल है। लेकिन आज का जो संकेत है कि मंच पर कन्हैया भी थे, उन्होंने बोला भी और वो बिहार की यात्रा भी किए, उनको समर्थन भी मिला। तो ये सारे संकेत वही हैं कि भैया अब महागठबंधन में वो बात नहीं है, मेरी भी बाहें अब चढ़ी रहेगी और मैं बराबर की बात करूंगा। आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, मैं हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, और हम राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर हम सामने रहेंगे और अब हम डिक्टेट करेंगे और आप उस पर चलेंगे। राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आप बता रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी की तरह से अब अपने इलाकों में अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजने के लिए कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी टीम वो गठित करेंगे तो उसके लिए उनके पास उस तरह के कार्यकर्ताओं की जमात भी होनी चाहिए। देखिए, क्या है कि किसी पार्टी की एक्टिविटी पर कार्यकर्ता जुड़ते रहते हैं। आप देख लीजिए कि भाजपा कहाँ थी, 2 सांसद की भाजपा आज कहाँ है, बूथ लेवल तक उसके कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। तो ये कांग्रेस भी रही है कभी जमाने में। हाल के दिनों में थोड़ा डिटेरेशन हुआ और वो बूथ लेवल तक मजबूत नहीं हो पाए, कमजोर होते चले गए। आपने अभी बताया कि जिस तरह से कांग्रेस का कार्यकाल था 197 विधायक हुआ, 167 विधायक हुआ करते थे, तो वो कमजोरी अब धीरे धीरे ठीक करने की स्थिति में कांग्रेस आ गई है, खास करके बिहार में। बिहार में क्या है कि अभी कुछ दिन पहले 243 सीटों को लेकर के सभी जिला अध्यक्षों की कांग्रेस के द्वारा बड़ी बैठक बुलाई गई थी और कहा गया था कि आप 243 का लिस्ट दीजिए और लिस्ट भेजिए कि हम लोग उसमें किन किन लोगों को समाहित कर सकते हैं, किन किन को कैंडिडेट बना सकते हैं और किन की क्या स्थिति है और जातीय समीकरण क्या है, ये सारी चीजें मंगवाई थी। तो वो अब उस साधने में लगी हुई है कि कैसे कांग्रेस यहां मजबूत हो, और वो कांग्रेस का दिखाई दे रहा है आज के सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव, आपका भी शुक्रिया। सुनील पांडे जी, अब चुनाव का समय है तो इस पर आगे भी चर्चा होती रहेगी। अब देखना है कि कांग्रेस के इस सीडब्ल्यूसी के बाद कितनी ऊर्जा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में आती है और एनडीए को कितना टक्कर कांग्रेस
और तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन दे पाने की स्थिति में है, या फिर कांग्रेस किंग मेकर बनने में कितना अपने आप को मजबूत इस CWC के बाद पा सकती है या पाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज रूम लाइव में भी इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कशिश न्यूज के साथ।